स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 45,874 के पार, अब तक 1,478 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 45,874 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 31,636 हैं, जिसमें से अभी तक 1,478 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 12,760 संक्रमित मरीज ठीक भी हो गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 13,351 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 558 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 5,833 संक्रमित हैं और अब तक 324 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 4,584 मामले सामने आए हैं और 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 3,026 संक्रमित हैं, जिसमें से 76 की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में 3,568 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 32 की मौत हो गई, जबकि 1,448 ठीक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,696 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,61,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 35,75,000 को पार कर गई। इनमें एक्टिव केस 21,68,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 11,45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 12 लाख लोग संक्रमित हो चुके, जबकि 68,604 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में भी कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 25,000 को पार कर गई। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 29,000 लोगों की मौत हुई। इटली में 2,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 25,432 लोगों की अब तक जान गई। बता दें कि स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,54,000 के पार पहुंच गई, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएगी कांग्रेस, कहा देश ने दिल दहला देने वाला मंजर देखा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया है कि प्रत्येक राज्य की कांग्रेस कमेटी प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक और प्रवासी मजदूर की रेल यात्रा के लिए लागत वहन करेगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। उन्होंने कहा कि देश और सरकार का कर्तव्य क्या है। आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा, श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस ले जा रहे हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है,
तो फिर तुर्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनत कश श्रमिकों व कामगारों की इस निःशुल्क यात्रा पर मांग को बार बार उठाया। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न रेल मंत्रालय ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। वह इस बारे में कदम उठाएगी। मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलते ही लगी कई किलोमीटर की लंबी लाइन। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस फेज में शराब की दुकानें खोलने की परमिशन भी सरकार ने दी है। इसी के साथ आज सुबह से शराब खरीदने के लिए दुकानों के सामने लोगों की कतार लगी हुई है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक दुकानों के सामने खड़े दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वाइन के प्रति लोगों की दीवानगी दिख रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 3.0 में कई तरह की रियायत दी गई है। अब सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक बाहर निकलने की अनुमति होगी। स्मार्टफोन में बगैर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए बाहर निकलने पर लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रियायत नहीं दी गई है, वहां पहले जैसे नियम होंगे। इसके अलावा बाकी इलाकों में शराब की दुकानें भी खुली है। राजधानी दिल्ली में शराब दुकान खोलने के पहले ही लंबी लाइन लग गई। लोग घंटे कतार में खड़े हो गए। दिल्ली के झील चौक में भारी भीड़ की वजह से शराब की दुकान को पुलिस को बंद करना पड़ा। 2 भुजिया पैकेट्स की तलाश में बिजनेसमैन ने गंवाए 2.25 लाख रुपए। इस तरह ऑनलाइन ठगों के जाल में फंसे। जी हां, आपको बता दें कि ऑनलाइन खरीदारी और किसी कस्टमर केयर के सही नंबर को लेकर हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपने खाते से जुड़ी जानकारियां भी किसी से शेयर ना करें, नहीं तो आपका भी अकाउंट साफ हो सकता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। 40 वर्षीय एक बिजनेसमैन ने खाने पीने की कुछ चीजें ऑनलाइन मंगाई। उन्होंने 400 रुपए के 2 भुजिया पैकेट्स भी मंगवाए थे, लेकिन वह उन्हें नहीं मिले। इसकी पूछताछ के लिए उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करके कस्टमर केयर नंबर लिया और फिर उन्हें 2.25 लाख रुपए का चूना लग गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ठगों ने मोबाइल पर एक लिंक भेजा और इसे दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करने को कहा। इसके बाद उसने यूपीआई पिन और मोबाइल पर आया ओटीपी भी पूछा और बिजनेसमैन ने बता भी दिया। 2 घंटे के भीतर ही 4 बार उनके अकाउंट में 2.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। भारत में कोरोना वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल पूरा। अब चंडीगढ़ पीजीआई के 40 मरीजों और भोपाल दिल्ली के एम्स में होगा ह्यूमन ट्रायल। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की होड़ तेज हो गई है। चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने बताया कि एमडब्ल्यू वैक्सीन ड्रग का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है। अब इसका असल ट्रायल पीजीआई चंडीगढ़ के 40 मरीजों के साथ एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में किया जाएगा। गौरतलब है कि यह तीनों ही शहर और केंद्र शासित प्रदेश रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। भारत में अभी 6 फर्म्स कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटी है। इनमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वैक्सीन की डोज बनाने और बेचने में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। हर साल इस कंपनी में 1.5 अरब डोज बनती है। यह कंपनी अमेरिका की कोडाजेनिक्स बायोटेक कंपनी के साथ कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर तक ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सकती है। इसके अलावा भारत की हैदराबाद की भारत बायोटेक ने भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन और फ्लूजेन फार्म के साथ 3 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च में जुटी है। भारत की पाकिस्तान को 2-2 कश्मीर के साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा फौरन करे खाली। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि भारत ने भी अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
भारत ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाकर इस मसले पर कड़ा बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी आता है, वह भारत का आंतरिक भाग है। भारत ने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इस मसले पर भारत की स्थिति साल 1994 में संसद में पास हुए प्रस्ताव में नजर आई थी, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। पाकिस्तान या फिर इसकी न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर गैर कानूनी और जबरन कब्जा करे। भारत ने पाक को चेताया है और साफ कहा कि इस तरह गैर कानूनी कब्जे को छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्य में पहुंचाने का व्यय केंद्र सरकार वहन करे। जी आपको बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों एवं मजदूरों को अपने अपने प्रांतों में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही रेल सेवा का किराया केंद्र सरकार अथवा पीएम केयर फंड से वहन किए जाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पायलट ने आज यहाँ कहा कि कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के चलते श्रमिक मजदूर पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों की नौकरियां छिन गई, उनके रोजगार समाप्त हो गए, काम धंधे ठप हो गए। श्रमिकों, मजदूरों एवं कामगारों ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी, वर्तमान परिस्थितियों के चलते वह भी राशन एवं रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में खर्च हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी कोई आमदनी भी नहीं रही। ऐसे विपरीत हालातों में उन्हें अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उनसे रेल किराया नहीं लिया जाना चाहिए, जिससे वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकें। राजस्थान में अब महामारी कानून के उल्लंघन पर 10,000 रुपए जुर्माना और 2 साल की होगी कैद। जी आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राज्य में महामारी अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। अब इस नए कानून के तहत महामारी कानून के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश आने के साथ ही राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 भी समाप्त हो गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 पर मई को हस्ताक्षर किया है, जिसमें महामारी को रोकने के लिए सख्त कानून का प्रावधान किया गया है। कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, 2 साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है। यूपी में शराब की तय कीमत से ज्यादा वसूला तो योगी सरकार लेगी एक्शन। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। 4 मई से राज्य में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में भी फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी। आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में कहीं भी शराब की तय कीमत से अधिक दाम लिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचनी होगी। साथ ही आबकारी अधिकारियों को टेस्ट परचेजिंग करने के लिए भी कहा गया। यूपी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही खरीद सकते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें पड़ने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।